मेरे प्रिय साथियों, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आपको मालूम है कि ये जो इस बार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा, एक अलग किस्म की परिस्थिति में इस चुनाव, कोरोना के चलते जो दुनिया भर में आज स्थिति उत्पन्न हुई है, पूरे देश में भी और अपने राज्य में भी, और इसी दौरान चुनाव का आयोजन किया गया है। और इसमें इतना कम समय है चुनाव को लेकर के, जो पहले इससे ज़्यादा समय हुआ करता था। और इसमें हम लोग हर बार कितनी सभाओं में, लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाते थे, और कभी कभी तो कोई विधानसभा क्षेत्र में एक जगह के बजाय 2 जगह कर लिया करते थे मीटिंग। लेकिन वह इस बार इतने कम समय में संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस वर्चुअल रैली का भी आयोजन किया। और आप जानते हैं, परसों और कल यानी 12 तारीख को और 13 तारीख को भी 3 वर्चुअल रैली का आयोजन किया। और एक जो वर्चुअल रैली का आयोजन हम लोगों ने 12 तारीख को किया था शाम में 5 बजे, उसमें जो आज अभी पुनः वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उसी दिन वर्चुअल रैली हुई थी। और आज हम 4 जगह पर पब्लिक मीटिंग करके आए। तो अब एक दिन में 4 जगह से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग करना, आम सभा करना ज़्यादा संभव ही नहीं है, और वह भी उस तरह से नहीं जैसे पहले हुआ करता था। तो एक सांकेतिक तौर पर मीटिंग भी कर लिया करेंगे हम लोग, और उसके अलावे बाकी जगहों के लिए वर्चुअल रैली के माध्यम से करेंगे। तो एक बार तो हम वर्चुअल रैली कर चुके हैं, तो अब कुछ क्षेत्र में औपचारिक रूप से वहाँ की सभा में पहुँचते हैं, तो इसलिए बाकी क्षेत्रों में पुनः एक बार वर्चुअल रैली करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। तो इसलिए आज पुनः इस बात की चर्चा कर रहे हैं, और हमारे सभी सुयोग्य प्रत्याशियों ने भी अपनी बातें कही। एक जगह की बात नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी कुछ बोल रहे थे। तो मैं तो सब लोगों को अपनी तरफ से सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और जो हम लोगों ने काम किया, और अभी जो ये 8 महीने से कोरोना का दौर चला, इसमें हम लोगों ने जो सेवा की, इसमें जितनी जांच हो रही है, जो पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर जो औसतन जांच है, उससे ज़्यादा 10 लाख की आबादी पर औसत जांच बिहार में हुआ है। लोगों के इलाज का भी इंतजाम, और जो लोग ठीक हो रहे हैं, तो जो औसत देश का है, जितने लोग ठीक हुए हैं, उससे ज़्यादा बिहार में ठीक हुए। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कोविड-19 का ये कोरोना वायरस है, कि इसके लिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है। तो इस चुनाव के दौरान भी हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सचेत जरूर रहिए। और इंतजाम तो हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। हर प्रकार से जो जांच का हमने जिक्र किया है, RT-PCR से जांच, ट्रूनेट से जांच, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच, सब तरह से जांच हम लोग करवा रहे हैं। और जांच के लिए और उसका दायरा हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अगर कोई पीड़ित होते हैं तो उनके इलाज का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए कोविड केयर सेंटर खोले हुए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर है, कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, सब तरह से। और बहुत लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाता है, सब तरह से लोगों को। और जो लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को हम लोग सहायता भी देते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और आप जान लीजिए कि अभी तक जो काम बिहार सरकार ने किया है, लगभग हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है इसके इंतजाम। केंद्र सरकार की भी बहुत सहायता अनेक चीज़ों में इसके अलावे मिली है लोगों के बीच में। तो कई प्रकार से काम किया जा रहा है, और हम यही आश्वस्त करेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों में इसके निदान के लिए हमेशा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। और हम तो यही आग्रह करेंगे भाई कि मास्क का उपयोग जरूर कीजिएगा,
जब वोट दीजिएगा तो उसमें मास्क का उपयोग करके वोट देने के लिए जाइएगा। ये सारी बातें तो करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस दौरान भी अनेक जो काम किए, आप जानते ही हैं, जो लोग लॉकडाउन के दौरान मदद किया, राशन कार्ड धारियों को 1,64 लाख राशन कार्ड धारियों को, चिन्हित परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता दी गई। और केंद्र सरकार की तरफ से आप सोच लीजिए कि नवंबर तक मुफ्त में भी अनाज देने का इंतजाम किया गया। तो हर प्रकार से लोगों की मदद, सहायता, और जो राशन कार्ड धारी से वंचित थे, ऐसे 23,38,000 लोगों को राशन कार्ड का इंतजाम किया गया। तो हर तरह से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। जो बाहर लोग थे उनको हम लोगों ने, जो बिहार के लोग बाहर में फंसे हुए थे, लगभग 21 लाख लोगों को 1,000 रुपये की मदद हम लोगों ने की। और जो यहाँ पर आए और केंद्र सरकार ने जो रेलगाड़ी का परिचालन किया लोगों को लाने के लिए, तो उसमें आए 22 लाख के करीब लोग। और उसके अलावे जो यहाँ पर जो लोग 8 जगह जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया था जहाँ ज़्यादा बीमारी थी, वहाँ से जो लोग आए उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा 14 दिन तक। और एक एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5,300 रुपये का व्यय किया। तो हर तरह से हम लोगों ने सहायता करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग जिनको किसी चीज़ की न जानकारी न कोई समझ, कई तरह की बात बोलते रहते थे। लेकिन अब जान लीजिए कि जो हमने बता दिया, जांच से लेकर के और इसके इलाज के लिए जो प्रबंध किया गया वो सब कुछ है। और जो मृत्यु का दर है, जो देश का एवरेज है 1.5 से भी ज़्यादा, उससे बहुत नीचे है, 0.5 के करीब। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार से बिहार में सब कुछ काम किया जा रहा। तो हम लोगों ने तो अपनी तरफ से किया है। अब हम सब आप लोगों से ही आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों को तो देखिए। लेकिन अब जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला पिछले 15 वर्षों से, आज 15वां साल चल रहा, तो लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमने सेवा की शुरू से। हमारे साथियों ने बताया और आप सब लोग जानते हैं, पिछले निश्चय संवाद में भी इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा की। और उसके पहले आप लोग जानते हैं, पिछले महीने 7 तारीख को, 7 सितंबर को जो हमने किसी तरह का कार्यक्रम किया था पूरे बिहार में, तो उसमें तो हमने सारी बात कर दी। एक एक काम जो पहले का बुरा हाल था और जो हम लोगों ने काम किया है, हमने तो बताया था। तो जब हम बोल रहे थे और बोलते बोलते जब अपनी बात समाप्त करके हम बैठे, तो हमारे साथी यहीं पर थे। उन लोगों ने हमको कहा कि भाई आप तो 2 घंटा 56 मिनट बोले, यानी 3 घंटा। मुझको समझ में नहीं आया कि 3 घंटा तक हम बोलते रहे। तो अगर बोलना शुरू करें और सारी बात को बताना शुरू करें तो इसी तरह से घंटों, यानी इतना काम किया। पहले वाले ने तो कुछ किया ही नहीं। पति पत्नी को 15 साल काम करने का मौका मिला। हमारे साथी बता रहे थे किस क्षेत्र में काम, न कानून का राज कायम किया, क्या बुरा हाल था, किस तरह की स्थिति थी, कितने नरसंहार हो रहे थे, आपराधिक कितनी घटनाएं घट रही थी, बुरा हाल था। कोई हिम्मत नहीं करता था शाम में घर से निकलने का, सारी बातें थी। आने जाने का कहीं रास्ता ठीक नहीं था, सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी और कुछ ही सड़कें थी। गांव से तो जोड़ने वाली बहुत कम सड़कें थी। जो शहरी इलाके से भी सड़क गुजरता था बहुत बुरे हाल में था। तो कहीं तो कोई काम नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, स्कूल के बाहर रह जाते थे, कोई पढ़ाने का इंतजाम नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि लोग पढ़ें, किसी बात की चिंता नहीं थी, स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं था। तो किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने उसी समय कह दिया था कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास में। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर जो थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हम लोगों ने जो प्रारंभ से काम किया, सबको मालूम है। और कितना इसका असर अच्छा पड़ा है। तो एक एक काम हमने किया, हर चीज हम लोग करते जा रहे हैं। जो पहला 5 साल किया उससे ज्यादा अगले 5 साल में किया। और अभी जो 5 साल का समय समाप्त हो रहा है, चुनाव आ रहा, इसमें तो और ज्यादा काम हम लोगों ने किया।
सबकी इच्छा को समझ करके उसको पूरा करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और किस तरह से काम हुआ है। महिलाओं के लिए तो हमने जो अधिकार दिया, शुरू से ही 50% का आरक्षण, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी, पंचायती राज संस्था हो, नगर निकाय हो, सबके लिए। और उसके बाद लड़कियों के पढ़ने के लिए पोशाक योजना से लेकर के साइकिल योजना तक हर तरह का प्रयास हम लोगों ने किया और आगे बढ़ाया। कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। 9वीं क्लास में पूरे बिहार में इतनी बड़ी आबादी 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी। और जब हम लोगों ने काम किया, साइकिल योजना, पोशाक योजना, सब तरह से काम किया, अब लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। तो आप सोच सकते हैं कितना हुआ। महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में कितनी कम महिलाएं होती थी पहले, नाम मात्र के कुछ, और अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हो रही। 3 बार चुनाव हो चुका हर प्रकार से उसको। और महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया, जीविका योजना, स्वयं सहायता समूह। और हमने सोचा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनाएंगे। अब 10 लाख हो गया। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। अब कितना उनमें जागृति आ रही, तो सबको जागरूक करने का प्रयास किया। जो किनारे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जिसका जिक्र हमने किया, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय के हों, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और ये सब काम करते हुए जब इस बार काम का मौका मिला तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया था। और उस निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने क्या कहा, जो आपने हमने युवाओं के लिए, उसके पढ़ने के लिए इंतजाम, हर तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उनके लिए कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना, सब तरह का। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, अनेक प्रकार के संस्थाओं की स्थापना, और उसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कितना काम किया और हर प्रकार से उसको हम लोग बढ़ाते चले गए। और इसके अलावे हम लोगों ने कितना निर्णय लिया, ये आप सबको मालूम है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण लागू कर दिया। अब पुलिस में जो महिलाओं की संख्या है, आप देख लीजिए, शायद ही किसी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में हैं। तो सब प्रकार से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। और इसके अलावे क्या किया, कहा कि भाई हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और हमने लक्ष्य रखा था 2018 के दिसंबर में, 2018 के 25 अक्टूबर तक इस काम को पूरा कर दिया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। क्या स्थिति थी बिजली की, क्या बुरा हाल था लोगों का, हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब जितने लोग चाह रहे हैं बिजली का कनेक्शन, सबको मिल रहा। और फिर हम लोगों ने उसके अलावा 7 निश्चय में क्या किया था, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम हो रहा। हर घर तक नल का जल उपलब्ध कराने का जो काम किया जा रहा है, 83% से ज्यादा, 83% से ज्यादा हो चुका। ये काम तेजी से चल रहा, एक एक काम हो रहा। हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण लगभग पूरा, शौचालय का काम भी लगभग पूरा। और हम प्रारंभ से ही शुरू से कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी रहे, तो आज जितनी बीमारी होती है गांव में, उसमें 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा लोग। इसको ध्यान में रख करके एक काम लोग कर रहे हैं, ये सारा काम करवा दिया। तो आप बताइए, पहले से सड़क से लेकर के उसके अनुरक्षण का काम, एक एक चीज काम, संस्थानों का, स्कूल में पढ़ाई का, शिक्षकों की बहाली का, अन्य जगहों पर बहाली का, सब तरह का काम हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे और देखिए, सेवा कर रहे हैं, सब इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। तो ये काम करते रहे हम लोग, और इसका लाभ सबको मिला है, सबको दिखाई पड़ रहा। हमारे साथियों ने ठीक कहा, नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, जो अनुभव जिनका है, कितना बुरा हाल था और आज क्या हाल है। बहुत लोगों को पुरानी चीजों के बारे में कोई अनुभव नहीं है, तो घर के लोगों को बता देना चाहिए कि क्या हाल था। तो जो काम आजकल हो रहा, उसी को देख रहे, उसी को जान रहे। तो अब इसके आगे भी, अगर जो सेवा किया, इसके आगे भी मौका मिलेगा
तो फिर और भी काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आप समझ लीजिए, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, अगर अगली बार मौका मिला तो इसके आगे भी बढ़ करके काम करेंगे, पूरे तौर पर काम करेंगे। लेकिन अभी हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, कानून का राज कायम किया, और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अपराध की घटना में कमी आई है। इतनी आबादी का राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और आबादी की संख्या भी बढ़ रही है। इन सब चीजों के बावजूद जान लीजिए, अपराध के मामलों में इतनी बड़ी आबादी का राज्य, लेकिन पूरे देश में 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा जो इसकी पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें बिहार का स्थान 23वें नंबर पर है। यानी अपराध के मामलों में भी कितना कमी लाई गई, और विकास का भी काम किया गया। जो भी काम किया गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूरे बिहार में जो आय की वृद्धि हुई है, तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और इन सब चीजों के बाद, हर तरह के काम के बाद आगे जो काम करेंगे, हम ये बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग पूरे तौर पर मेहनत करेंगे, और आगे भी जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, वो काम के बारे में आपको थोड़ी हम लोग जानकारी दे देना चाहते हैं कि अगर इसके बाद आप लोगों ने मौका दिया तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और इसमें जो भी हम लोग दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन तो बन गया, पढ़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे ITI, पॉलिटेक्निक संस्थान, इन सब पॉलिटेक्निक संस्थानों में हम छात्रों को और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई ट्रेनिंग और देंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और अगर टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है, उसके बारे में अगर हमारे युवाओं को उसका अध्ययन नहीं हो जाए, उसकी जानकारी नहीं हो जाए, उस पर काम करने के बारे में अनुभव नहीं हो जाए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम जो नई टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ों का प्रशिक्षण वहाँ भी कराएंगे। इसके अलावा हर जिले में हम लोग मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, ताकि सिर्फ जो ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ते हैं वही नहीं, अन्य जो दूसरे हैं, उन सब लोगों के लिए ट्रेनिंग होगी। जैसे हम लोग कुशल युवा कार्यक्रम में जो कंप्यूटर पर काम करना सिखाए, अब उसके आगे 10 लाख लोगों ने ट्रेनिंग ली। अब उसके आगे लोगों को और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, ताकि वो काम कर सके और काम दूसरों का ले भी सके, व्यापार भी कर सके, उद्योग भी कर सके। इसके लिए वो जरूरी, तो वो काम करेंगे। और फिर टूल रूम बनाएंगे हर प्रमंडल में, हर कमिश्नरी में, जिसमें ये पढ़ करके आएंगे। इतनी आधुनिक ये जो तकनीक के बावजूद उनको और ज़्यादा वो जितने तरह के इक्विपमेंट होते हैं, सभी इक्विपमेंट का इंतजाम रहेगा। एक एक चीज़ को वो देख सकेंगे और एक एक चीज़ को जान सकेंगे। और उसके अलावे 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ चुके लोगों, छात्र छात्राओं को भी हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ और बेहतर प्रशिक्षण करवाएंगे, ताकि लोग काम कर सकें, दूसरों से काम ले सकें। और यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी का पूरे तौर पर प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोग उसका अनुभव लोगों को हो जाएगा, तो आप जान लीजिए राज्य और तेजी से आगे तरक्की करेगा और लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यहीं पर जो काम होगा, तो ये सब काम हम लोग इसमें करेंगे। और इसके लिए हम लोग तो एक डिपार्टमेंट भी बनाएंगे स्किल और उद्यमिता के लिए। तो ये सब काम करेंगे युवाओं के लिए, अब महिलाओं के लिए, उनके लिए भी काम करेंगे। अभी जो हम लोगों ने तय किया कि जो महिला पास करेगी इंटर 12वीं कक्षा तो 10,000 रुपया देंगे, और ग्रेजुएट हो जाएगी तब उनको 15,000 देंगे। अब हम लोग 25,000 देंगे। अब हमने तय कर दिया कि आप फिर मौका दीजिएगा तो इंटर पास करने वाली हर लड़की को हम लोग 25,000 रुपये की मदद करेंगे, और जो ग्रेजुएट हो जाएंगे उन सब लोगों को हम 50,000 रुपये की मदद करेंगे लड़कियों का। और जितना कहीं भी कोई भी काम वो करना चाहिए, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया है, सभी महिलाओं को जो भी कोई उद्योग के लिए इच्छुक होंगी 10 लाख रुपए की सहायता करेंगे, 5 लाख रुपया अनुदान देंगे, और 5 लाख रुपया बिना उनको टैक्स का उनको हम लोग ऋण देंगे।
तो ये सब काम हम लोग करेंगे। और उसके अलावे जितने तरह के सरकारी सरकारी जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय होंगे, तो हम लोगों ने तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, तब उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि हर प्रकार के सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में महिलाएं भी पर्याप्त संख्या में रहें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई पुरुष और महिला सब मिलकर के सरकारी काम भी कर रहे हैं और लोगों का काम भी सुन रहे हैं। इसलिए ये काम तो करेंगे। और तीसरा चीज क्या करेंगे, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। इसकी घोषणा हमने की थी 1 तारीख को इसी महीने में, 1 मार्च को, और उसके बाद हम लगातार बोलते रहे। और इसको अगली बार जब मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। उसके बाद गांव का विकास, एक एक चीज, उसमें सफाई का और जितना काम किया है उसका इंतजाम करें, हर प्रकार से सड़क पर करना। 16 और जान लीजिए, हर घर तक बिजली तो पहुंचा दिया, अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात भर उजाला रहे हर गांव में। ये सब काम हम लोग करेंगे एक एक जगह पर। और इसके अलावे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे। जितने 7 निश्चय की योजनाएं हैं सबका अनुरक्षण करवाया जाएगा। और पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास करने के लिए उसमें पूरी की पूरी सहायता उन लोगों को गांव के अंदर, विशेष तौर पर खेती के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, कृषि रोड मैप बना करके तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। उससे बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। उसी तरह से पशु एवं मत्स्य संसाधन में हम लोग काम करेंगे ताकि सब चीज का उत्थान हो सके। तो इस तरह से ये काम करेंगे। और शहर के क्षेत्र में भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह का तो काम साफ सफाई के लिए किया ही जाएगा। लेकिन इसके अलावे जान लीजिए कि जितने वृद्धजन हैं, कुछ लोगों को परिवार में इज्जत नहीं मिलती है, घर के बाहर चला जाना पड़ता है, वैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे वृद्धजन जो कष्ट में हैं, वैसे वृद्धजनों को रखने के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराएंगे। हर शहर में आश्रय स्थल का निर्माण, ताकि जितने वृद्धजन जिनको देखने वाला कोई नहीं है उनको उस आश्रय स्थल में रखा जाएगा, उनके लिए सारा इंतजाम किया जाएगा। और उसके अलावा शहरों में जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनको रहने की कोई जगह नहीं है, तो ऐसे सब लोगों के लिए हम लोग करेंगे बहुमंजिला आवासन। उनके रहने के लिए बहुमंजिला आवास बनाएंगे ताकि गरीब लोग जो शहरों में हैं उन सब के रहने की जगह हो जाए। ये आगे काम का मौका दीजिएगा तो अब ये काम भी हम लोग करवा देंगे। और एक बात और है, सभी नदी घाट और महत्वपूर्ण शहरों पर जहां पर होता है वहां पर मोक्ष धाम का निर्माण और विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण हम लोग करेंगे। हर तरह से काम, ताकि लोगों को अंतिम संस्कार में सहूलियत मिल सके। तो ये सब काम तो करेंगे ही। और उसके बाद सुलभ संपर्क था, अब गांव को पक्का सड़क पहुंचा दे रहे हैं। अब उसके अलावे कई गांवों को जोड़ते हुए कोई बेहतर जगह जाने के रास्ते की जरूरत है, चाहे एनएच से जोड़ने का हो, चाहे स्टेट हाईवे से जोड़ने का हो, चाहे शहरों को महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने की बात हो, उसके लिए योजना बना करके हम लोग और सड़कों का निर्माण करेंगे। और शहरी इलाके में जो भी बाजार का इलाका है, शहरी इलाका है, वहां बाईपास निकालेंगे, बाईपास बनवाएंगे और फ्लाईओवर का निर्माण कराएंगे। ये सब काम करेंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 पंचायत में कम से कम एक हम लोग पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से और टेली मेडिसिन के माध्यम से जो अस्पताल है उसका हर गांव से रिश्ता होगा। किसी का जानवर अगर बीमार है तो वहां से उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं और वहां से डॉक्टर भी उसको देख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और जरूरत होने पर वहां से आकर के इलाज करेंगे और सबके लिए दवा का प्रबंध किया जाएगा। ये काम करेंगे। और उसी तरह से मनुष्यों के लिए इतना अस्पताल तो खोल दिया, लेकिन गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको भी और बेहतर बनाएंगे और वहां से भी इसी टेलीमेडिसिन के जरिए सभी अस्पतालों के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि यहां पर किसी को कोई हो समस्या उसके बारे में वो बता सकता है, उसकी जांच हो सकती है, देख सकते हैं। डॉक्टर सलाह किया है कि थोड़ा काम और होना चाहिए ताकि पूरे तौर पर
बिहार के लोग संतुष्ट हों और वो आगे बढ़ें, बिहार आगे बढ़े, इसके लिए हमने सोचा और ये बात हमने सोची। और जान लीजिए हम लोगों का तो है एनडीए, अब इसमें अन्य जो पार्टियां हैं उस पार्टी के लोग भी, जो भी लोग सोच करके इसके अतिरिक्त भी और चीज कहेंगे, सबको मिला करके हम लोग आगे बिहार के लिए जो भी काम बचा या जिस काम को करने से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, उसके लिए काम करेंगे। इससे रोजगार का अवसर भी पैदा होगा। और बहुत लोग तो बिना मतलब की बात करते रहते हैं, जिसको कोई अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं, लोग तरह तरह की बात करते हैं। और आप जान लीजिए बिहार की स्थिति कितना आगे बढ़ी है। हम लोगों ने जो पर्यावरण के लिए जो काम किया, जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, कितनी बड़ी संख्या में हमने लोगों का आह्वान किया, मानव श्रृंखला बनाइए, विश्व का रिकॉर्ड बना, 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का संदेश आया और कहा कि भाई आप लोगों ने काम किया है, जरा यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग में आप अपनी बात रखिए। उनको 24 सितंबर को अपनी बात रखने का यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवसर मिला। हम लोगों ने बात बताई, जो जल जीवन हरियाली अभियान चला, तो बिहार में जो काम करते हैं इसके बारे में धीरे धीरे बाहर जाती है। और बिहार में सबसे पहला काम किए हम लोगों ने एक काम, उसके बारे में लोग धीरे धीरे बाहर जानते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं भाई हमसे बड़ा नाराज रहते हैं, बहुत लोगों को चिढ़। हम जो समाज सुधार का भी काम करते हैं, जो हम लोगों ने काम किया, शराबबंदी लागू किया महिलाओं के कहने पर, अब बहुत लोगों को बड़ी नाराजगी है, ये क्या कर दिया। आप तो जानते हैं कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ प्रतिशत लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं, तो बड़ी नाराजगी। यहां जो काम हो रहा उसकी चर्चा नहीं, झूठ मूठ के उल्टा पुल्टा कुछ बात करना, अनाप शनाप बिहार के बारे में बात करना। अरे आकर के कोई देखो तो सही किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह से आमदनी बढ़ी है और कैसा हम आगे जा रहे हैं। क्या था बजट, क्या बजट था हम लोगों के आने के पहले? अधिकतम 24,000 करोड़ से नीचे का, और अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ। एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर लोगों का नियोजन हुआ, हर तरह का काम हम लोग करते रहे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, और एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के मन में बात रहता, कुछ लोगों का अपना निजी परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और हमारी समझ में संपूर्ण बिहार एक परिवार, और कुछ लोगों के लिए अपना परिवार, अपना खास परिवार, वही परिवार। हम पूरे बिहार को परिवार मान करके उनके हित में काम करते हैं, और कुछ लोगों को इससे क्या मतलब, अपने हित में लोग काम करते हैं और तरह तरह की बात करके समाज में लोगों में विवाद पैदा करना चाहते हैं। और हम लोग समाज में एकजुटता पैदा करना चाहते हैं, आपस में लोग एकजुट हों, प्रेम हो, भाईचारे का माहौल, सद्भावना का माहौल। और आप देख लीजिए जो इस तरह से सद्भावना का भी माहौल हुआ, हर तरह से हमने क्या कहा शुरू से, हम क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी अपराध को नहीं, भ्रष्टाचार को नहीं। और इस तरह से कोई भी आदमी करना चाहेगा, सांप्रदायिक झंझट करना चाहेगा, हम लोग इस चीज को, सांप्रदायिकता को भी बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग मिलजुल करके सबकी सेवा करते हैं, सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं। ये काम हम लोगों ने किया, और इसलिए स्थिति है, हमारे साथियों ने कहा, आप सब लोगों का अनुभव है, जिसको अब घर से निकलना है, जरूरत है, कभी भी निकल सकता है। पहले क्यों नहीं निकल पाता था भाई? चलने की कोई जगह नहीं थी, जो कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। अब कानून का राज है। हर प्रकार से हमने इसकी संक्षेप में बात बता दी आपको, तो एक एक चीज को जानिए। अब इसी को देखते हुए अगर आप चाहते हैं बिहार और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो एकजुट होकर के पूरे बिहार को एक परिवार मानते हुए, और जो हम सेवा करना ही अपना धर्म मानते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लीजिएगा। और अगर आप फिर से काम करने का मौका देते हैं, तो बिहार को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हम सब मिलकर के कामयाब होंगे, यही हमको कहना। तो
तो आज आपके बीच में पुनः एक बार, हम पहले भी कह चुके हैं, पुनः आज आपको कह रहे हैं, और क्षमा कीजिएगा। हम फिजिकली हर जगह पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं है, हम नहीं पहुंच पाए, तो पुनः इस वर्चुअल रैली के माध्यम से ही आपसे हमने मिलने की कोशिश की है। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं इन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसके चलते भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मन में पूरा संकल्प रखना चाहिए, प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, और एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ाना है। यही हम लोगों का आग्रह है। और इसलिए हम तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि हम लोगों के जितने साथी हैं, और हम क्या बताएं आपको, सब लोगों के बारे में जो बात है आप कहिएगा, हम उम्मीदवारों को भेज देंगे कि कितना काम हुआ है। चाहे धोरैया विधानसभा हो, पूरा लंबा हर तरह का काम, चाहे 7 निश्चय के अंतर्गत काम हो, या किसी भी तरह से कोई भी अन्य काम हो, विद्यालय के काम हो, पथों का निर्माण हो, हर प्रकार के काम के बारे में, सिंचाई के बारे में, हर चीज़ का, वही जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये जो हमारे उम्मीदवार थे मनीष कुमार जी, उनके क्षेत्र में, हमारे उम्मीदवार मनोज यादव जी, उनके क्षेत्र में भी इतना काम और सब के बारे में जानकारी, हम तो कहेंगे कि इन लोगों को जो जानकारी है वो दे देना चाहिए, उपलब्ध करा देना चाहिए। हम अशोक चौधरी से आग्रह करेंगे, क्योंकि फिर बोलेंगे और ज़्यादा समय लगेगा। तो हर चीज़ के बारे में जो हम लोगों ने काम किया है, तो हम तो अब यही आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, धोरैया से मनीष कुमार जी, हमारे उम्मीदवार हैं बेलहर से मनोज यादव जी, हमारे उम्मीदवार हैं जमालपुर से शैलेश कुमार जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। तीर छाप है, और तीर का जो निशान है उसके बगल में बटन दबा करके आप वोट करिएगा, भारी मतों से विजयी कराइएगा। 28 तारीख को वोट है। हम सब से आग्रह करेंगे कि सब लोग मास्क पहन करके वोट डालने जाइएगा और वोट दीजिएगा, और भारी मतों से हम लोगों के प्रत्याशियों को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाइएगा, ताकि बिहार को और आगे बढ़ाने में अवसर मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः अपनी बात कहने के लिए जो मुझको मौका मिला, और आपने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।